हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कॉम्प्रेशन मेंबर चैप्टर की आज स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर में हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा टर्म सीखना है। इसी में हम लोग फ्रेंड्स स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानेंगे। और भी बहुत चीज़ें जैसे कॉलम, स्ट्रट, बूम, कंटिन्यूअस मेंबर, डिसकंटिन्यूअस मेंबर और भी बहुत कुछ है फ्रेंड। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे नोट्स मैंने बना रखा है वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं न्यूमेरिकल कर करके बताऊंगा। जैसे पहले बताता था उसी तरह से आज भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर के लिए हम लोग सेम प्रोसेस वही करने वाले हैं। तो कॉम्प्रेशन मेंबर क्या होता है? A structural member which is subjected to compression is known as compression member। तो फ्रेंड्स वैसा स्ट्रक्चरल मेंबर, जैसे देखिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये पेन है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर इसको इधर से पुश किया जाए और इधर से पुश किया जाए तो क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा। तो जब ये कॉम्प्रेस मोड में आ जाए, जब इस पे कॉम्प्रेशन होना स्टार्ट हो जाए, तब उस मेंबर को क्या कहेंगे? कॉम्प्रेशन मेंबर। सिंपल ऐसे समझिए फ्रेंड्स। दस ए कॉम्प्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लोड दैट टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द मेंबर। अब जब इसको कॉम्प्रेस करना करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा। तो वही तो कह रहा है दैट टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द मेंबर। मतलब इसके लेंथ, जैसे इसका लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है। मान लीजिए अभी कि 5 मीटर का लेंथ का कोई मेंबर है। तो उस मेंबर को अगर हम लोग कॉम्प्रेशन प्रोवाइड करें, कॉम्प्रेस करें, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो 4.9 4.8 जो भी हो जाए, मतलब कुछ कम जाएगा। तो उसी को कहेंगे क्या हम लोग? कॉम्प्रेशन मेंबर। द मेंबर्स इन विच द लोड इज एक्टिंग कॉन्सेंट्रिकली आर नोन एज मेंबर्स इन एक्सियल कॉम्प्रेशन। तो वही फ्रेंड, जैसे मान लीजिए ये एक मेंबर है, इस तरह से कोई एक, मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, और ये एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। तो हम लोग दो तरह के लोड पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रिक लोड और इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड तो आप जानते होंगे कि यहाँ से इस एक्सिस से अगर यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे अगर कोई लोड लगते रहता है, मान लीजिए इस लोड को पी मान लेते हैं नाम, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी होता है उसे ई कहते थे, याद होगा फ्रेंड्स। तो उस दूरी के चलते जो लोड लगता था उसे इसेंट्रिक लोड कहते थे। पर जब यहीं पे लग जाता है ना, तो उसे कॉन्सेंट्रिक लोड कहते हैं। तो वही कह रहा है, द मेंबर्स इन विच द लोड इज एक्टिंग कॉन्सेंट्रिकली आर नोन एज मेंबर्स इन एक्सियल कॉम्प्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर होगा। और फ्रेंड्स मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग को इसेंट्रिक लोड वाला हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? कॉन्सेंट्रिक लोड वाला, यहाँ एक्सियल कॉम्प्रेशन जिसमें होता है वो वाला सिर्फ पढ़ना है। तो उसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। और आगे का कुछ टर्म्स है जैसे कॉलम्स, स्ट्रट्स एंड बूम्स आर कॉम्प्रेशन मेंबर। कॉलम्स, स्ट्रट्स एंड बूम्स को जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन मेंबर कहते हैं। अब कॉलम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, बूम्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है फ्रेंड? इट इज अ वर्टिकल कॉम्प्रेशन मेंबर in which load is acting concentric to the longitudinal axis। longitudinal axis के कॉन्सेंट्रिक लगते रहता है, उसी को क्या कहते हैं? कॉलम। और ये क्या होता है? वर्टिकल कॉम्प्रेशन मेंबर होता है। तो ये सब जो कॉलम जो होता है ना फ्रेंड्स, उसे आप देखोगे बिल्डिंग्स वगैरह में स्टील कॉलम लगा रहता है इस तरह से, और इसी पे बिल्डिंग का भार पड़ते रहता है, इस तरह से ढेर सारा कॉलम लगा रहता है। तो आप ये सब अक्सर देखोगे बिल्डिंग्स में। तो ये सब तो कॉमन चीज़ है। और वही लास्ट में ये भी है कि कॉलम्स को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? स्टैंचियंस कहते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंड आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड्स। हैवी लोड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है? स्ट्रट। आप स्ट्रट के लिए एक चीज़ याद कर लो कि स्ट्रट जो होता है ट्रस में यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मैं करके लिख देता हूँ, फॉर ट्रस। ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ कंप्रेशन मेंबर इन विच लोड इज एक्टिंग कॉन्सेंट्रिक टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये एक ऐसा कंप्रेशन मेंबर है जिसका लोड कॉन्सेंट्रिक लग रहा है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक तो नॉर्मल था। दे आर वर्टिकल और इंक्लाइंड एंड नॉर्मली हैव अ स्मॉल लेंस। अब यही चीज़ है इसमें कि ये तो वर्टिकल, कॉलम क्या होता है वर्टिकल होता है, लेकिन स्ट्रट क्या होता है वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, एंड नॉर्मली हैव स्मॉल लेंस। मतलब ये अक्सर क्या होता है कि ये छोटे छोटे लेंस का होता है। स्ट्रट्स आर कॉम्प्रेशन मेंबर्स यूज्ड इन रूफ ट्रसेस एंड ब्रेसिंग। तो वही फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो स्ट्रट्स होते हैं वो ऐसे कॉम्प्रेशन मेंबर होते हैं जिनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं रूफ ट्रसेस के लिए और ब्रेसिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड, रूफ ट्रसेस और ब्रेसिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट ये बचा हुआ है, बूम। बूम क्या होता है? BOOM। बूम इज द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर इन ए क्रेन। जब आपको मैं ट्रस बताऊंगा ना, जो लास्ट चैप्टर हम लोग का है ट्रस, उसमें आप देखोगे कि बूम क्या होता है, उसमें क्रेन के बारे में हल्का फुल्का जानना है तो उसमें आप देखिएगा बूम आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे डेफिनेशन देख लो कि बूम इज द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर इन ए क्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस ये सब हल्का हल्का डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वाली चीज़ थोड़े इम्पोर्टेंट है, कॉमन सेक्शंस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स यूज्ड एज स्ट्रट्स। तो अब इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? सिंगल एंगल सेक्शन। सिंगल एंगल sections are simplest type of compression member and are used to transmit the small forces for trusses and bracing in plate girder। तो आप इसे फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये एक गसेट प्लेट है, ये वाला जो है गसेट प्लेट है। ये क्या है फ्रेंड्स? गसेट प्लेट। और ये क्या है? ये है सिंगल एंगल सेक्शन। और इसी का यूज़ इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि सिंगल एंगल सेक्शन जो क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर होता है। मतलब ये सबसे सिंपल यही होता है। एंड आर यूज टू ट्रांसमिट स्मॉल फोर्सेस। और इसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि छोटे छोटे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, और फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ट्रांसमिट स्मॉल फोर्सेस फॉर ट्रसेस के लिए एंड ब्रेसिंग इन प्लेट गर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इक्वल एंगल सेक्शंस आर मोर डिजायरेबल बट अनइक्वल सेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि जो हम लोग क्या करते हैं इक्वल एंगल सेक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा डिजायरेबल होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, इसका देखिए आईए से अगर आप स्टील टेबल यूज़ करते होगे तो देखिएगा आप आईए से कोई भी है, मैं आपको स्टील टेबल देख के एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए आईए से, जैसे अगर आईए से 1990 की बात करें तो आईए से 1990 में आप देखोगे ना कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा CXX और CYY सेम होगा। वही आई एक्सेस यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXS IYY सेम होगा। और वही जब आप देखोगे कि कोई दूसरा है, मतलब ये आई से 45 इंटू 30 इंटू 3 mm वाला का अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए IXX अलग है, IYY अलग है, IUU अलग है, IVV अलग है, CXX अलग है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग एक्सिस एक्सिस अलग है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग YY एक्सिस अलग है। तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे यूज़ नहीं करते, हम लोग उसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिजायरेबल कौन सा आता है? इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए से जैसे 100 इंटू 100 जो भी हो। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द मिनिमम रेडियस ऑफ gyration ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन इज मच लेस देन द अदर सेक्शन। तो जो मिनिमम रेडियस ऑफ gyration होता है किसी भी सिंगल एंगल सेक्शन का, वो बहुत कम होता है देन द अदर सेक्शन। ठीक है फ्रेंड,
सो एंगल्स आर अनइकोनॉमिकल सेक्शन। तो इस वजह से क्या होता है कि एंगल जो होते हैं अनइकोनॉमिकल सेक्शंस होते हैं एंड आर नॉट सुटेबल फॉर द कंप्रेशन मेंबर ऑफ लॉन्ग लेंथ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एंगल सेक्शन होते हैं वो अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं, और हम लोग अगर ज़्यादा लंबा लेंथ का कॉम्प्रेशन मेंबर बनाना है तो सिंगल एंगल सेक्शन का वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया वही सब बात है। और ये भी है द मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन इज मच लेस। तो उन लोग का क्या होता है कि जो मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है ना सिंगल एंगल सेक्शन का बहुत कम होता है, इस वजह से लॉन्ग लेंथ का हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, देखिए फिगर क्या है, ये देखिए ये एक गसेट प्लेट है। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये एक गसेट प्लेट है और ये आई से है, इससे अटैच किया गया है। यहाँ पे देखिए रिवेट किया गया, यहाँ पे इस तरह से है, रिवेटिंग किया गया है। सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड बाय मोर देन वन रिवेट, और वही सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड बाय वन रिवेट। जब इसे वन रिवेट से कनेक्ट किया जाएगा तब ये वाला वन रिवेट वाला, तो इसका जब इसी तरह से फिगर बनाएंगे, इसके तरह से फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एक रिवेट होगा। ठीक है फ्रेंड, सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड बाय वन रिवेट। सिंगल एंगल स्ट्रट के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब डबल एंगल सेक्शन की आप बात करोगे, देखिए डबल एंगल सेक्शन, देखिए डबल एंगल सेक्शन क्या होता है। इन सिचुएशन when single angle section cannot provide sufficient compression length, double angle section are used। तो वही फ्रेंड जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सिंगल एंगल सेक्शन का लंबे लेंथ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि सिंगल एंगल सेक्शन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो वही अगर लंबे लेंथ वाली की अगर सिचुएशन को देख लें तो सिंगल एंगल सेक्शन तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग डबल एंगल सेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये उतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसमें होता नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं डबल एंगल सेक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल सेक्शंस में बी इक्वल और अनइक्वल। अब इसमें क्या है कि एंगल इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट और ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। या तो जैसे ये गसेट प्लेट है इसके इधर है और एक इसके इधर ये आई से लग जाएगा, या इसी गसेट प्लेट के इधर इसी साइड दोनों आई से लग जाएगा, दोनों इक्वल एंगल सेक्शन या अनइक्वल एंगल सेक्शन लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लेस करते हैं डबल एंगल सेक्शन को। वही लिख रखा है टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट और ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट कैन बी यूज्ड। अब जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ पे डबल एंगल सेक्शंस आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्रेशन मेंबर एज प्रिंसिपल राफ्टर इन रूफ ट्रसेस। ये फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है कि जो डबल एंगल सेक्शन है वो कॉमनली यूज किया जाता है इन कंप्रेशन मेंबर एज प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है फ्रेंड, एज प्रिंसिपल राफ्टर इन रूफ ट्रसेस। तो वही जो मैंने बताया कि एक गसेट प्लेट है, इसके इधर एक इक्वल एंगल सेक्शन है, एक इधर इक्वल एंगल सेक्शन है, तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट रख सकते हैं, ये गसेट प्लेट है और इसी के सेम साइड ऐसे रख दिए। तो अब इसका फिगर अगर प्लान बनाया जाए तो क्या इस तरह से नहीं बनेगा, और यहाँ पे एक टैकिंग रिवेट भी दे दिया है, फिर ये वाला है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हम लोग सिंगल एंगल सेक्शन देख लिए, डबल एंगल सेक्शन देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है, टी सेक्शन के बारे में। टी सेक्शंस आर यूज्ड इन कंप्रेसर मेंबर फॉर स्मॉल ट्रसेस एंड आर मोर सुटेबल फॉर वेल्डिंग। जो टी सेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो आर यूज्ड इन कंप्रेशन मेंबर फॉर स्मॉल ट्रसेस। मतलब जैसे छोटे छोटे ट्रसेस, जब इस ट्रस में पढ़ाऊंगा ना, जब ट्रस का हम लोग देखेंगे उसमें भी आपको ये पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। पर यहाँ पे भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो टी सेक्शन होता है आर यूज्ड इन कंप्रेशन मेंबर फॉर स्मॉल ट्रसेज। स्मॉल छोटे छोटे ट्रसेज के लिए हम लोग टी मेंबर का यूज़ करते हैं एंड आर मोर सुटेबल फॉर
एंड आर मोर सुटेबल फॉर वेल्डिंग। जब वेल्डिंग किया जाएगा तो वहाँ पे टी सेक्शन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसका फॉर्म, इसके बारे में मैंने टेंशन मेंबर में बता रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग सिंपली फॉर्मूलाज देख लेते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेक्शन एंड इज डिनोटेड बाई आर। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सेक्शन का, और उसे किस तरह से हम लोग डोनेट करते हैं, आर से। इट इज गिवन बाई आर इक्वल टू रूट अंडर आई बाई ए, जहाँ पे आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ वेरियस रोल्ड स्टील सेक्शन अबाउट वेरियस एक्सिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टील टेबल। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे उस समय क्या होगा फ्रेंड्स, आप न्यूमेरिकल के हेल्प से, न्यूमेरिकल जब बनाओगे ना तो स्टील टेबल की हेल्प से आप रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि स्टील टेबल में ये सारा कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड देखिए अब क्या हम लोग को पढ़ना है कि रेडियस ऑफ जायरेशन के मैंने बताया कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर आई बाई ए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो बता दिया हम लोगों ने। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी एक्सिस के एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू ए पॉइंट विच वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करके करना होता है इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वर कॉन्सेंट्रेटेड। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फ्रेंड्स, कि किसी भी बॉडी का मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग, मतलब सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड। उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड का यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए ना फ्रेंड्स मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन सब पे लेक्चर का वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ से बहुत ही क्लियरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन उसी को यूज़ करके निकाला जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रूट अंडर आई बाई ए। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तक, अगर आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल जब आप कॉलम बनाओगे तो कॉलम में क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा, निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं निकालना आएगा तो कॉलम का न्यूमेरिकल बनाना बहुत टफ हो जाएगा। तो इस चलते आप वीडियो देख लीजिए और सीख लीजिए, अगर आता है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ से सीख सकते हो आप। रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि इफ़ द टोटल मास, हाँ ठीक है, यहाँ तक सीख लिया है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द टू डायमेंशनल रेडियस ऑफ जायरेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कॉलम अराउंड इट सेंट्रॉइडल एक्सिस विद द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है फ्रेंड, तो जब आप स्टील टेबल को देखोगे, स्टील टेबल मैंने खोल दिया और उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग को देखना है। तो आप देखिए क्या कह रहा, रेडियस ऑफ जायरेशन इज यूज द टू डायमेंशनल रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखिए यहाँ पे मैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन आर एक्स एक्स और आई वाई वाई। ये जब आप स्टील टेबल का यूज़ करोगे ना तो ये आपको दोनों हर चीज़ के लिए देखिएगा, ISJC या ISMC या ISHB, उसके लिए भी आर एक्स एक्स आर वाई वाई दिया हुआ है। ये देखिए आर एक्स एक्स आर वाई दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेडियस ऑफ जायरेशन स्टील टेबल के यूज़ करके कर सकते हो। तो वही कह रहा है कि द टू डायमेंशनल रेडियस ऑफ जायरेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो दो डायमेंशनल होता है ना रेडियस ऑफ जायरेशन, वही हम लोगों को हेल्प करता है पता करने में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कैसे है कोई भी कॉलम में अराउंड इट सेंट्रॉइडल एक्सिस, वही आर एक्स एक्स आर वाई वाई विद द मास ऑफ द बॉडी।
द रेडियस ऑफ gyration इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द स्टीफनेस ऑफ कॉलम। तो फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ gyration का यूज करके आप स्टीफनेस कॉलम के कहा स्टीफनेस भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी देख लीजिए। स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेसर मेंबर टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? ये एक रेशियो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इफेक्टिव लेंथ बाई लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। इफेक्टिव लेंथ को जब आप लीस्ट रेडियस ऑफ gyration से डिवाइड करोगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा। उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ gyration। और उस रेडियस ऑफ gyration को सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ को कंप्रेशन में जब इफेक्टिव लेंथ को रेडियस ऑफ gyration से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को स्लेंडरनेस रेशियो मिलता है। और स्लेंडरनेस रेशियो को ही हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा बोलने में गलती हो गया था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वही मैंने लिख रखा है, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ बाई लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। अब नेक्स्ट क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो का कुछ और पॉइंट्स भी है हम लोग को कि द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए कंप्रेसर मेंबर should be as small as possible as the failure of compression depends upon its slenderness ratio। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो इस टर्म का बहुत यूज आने वाला है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू गिवन। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसके बारे में बात हो रहा है, उसको मैं समझाऊंगा। पहले यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो एकदम एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके छोटा होना चाहिए। एज द फेल्यूर ऑफ कंप्रेसर मेंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स स्लेंडरनेस रेशियो। क्योंकि जो स्लेंडरनेस क्या है, एज पॉसिबल एज द फेल्यूर ऑफ कंप्रेसर मेंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स स्लेंडरनेस रेशियो। क्योंकि जो कंप्रेशन मेंबर का जो फेल्यूर होता है, कब फेल्यूर होगा, कैसे होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, स्लेंडरनेस रेशियो पे ही डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड। तो इस चलते स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग को निकालने आना चाहिए। तो उसके लिए तो आप फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो, इफेक्टिव लेंथ बाई लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। जब आप डिज़ाइनिंग करोगे तो ये सब फॉर्मूला का बहुत यूज़ आने वाला है। ऐसे कुछ टर्म्स यहाँ पे हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट एक्सीड द वैल्यूज गिवन। जो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उन सब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इधर टाइप ऑफ मेंबर है, किस किस तरह का मेंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोड, इस मेंबर के लिए इतना लोड मैक्सिमम होगा, इस मेंबर के लिए इतना लोड मैक्सिमम होगा, इस मेंबर के लिए इतना लोड मैक्सिमम होगा। उसका डेटा IS कोड में दिया हुआ था, उसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। ऐसे IS कोड आप देखोगे तो ये मिल जाएगा। तो ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। तो वैसा मेंबर जो कि कॉम्प्रेसिव लोड तो लग रहा है उस पर, और किस किस चीज़ को मिलाकर लग रहा है कि डेड लोड और इम्पोज लोड को, तब उसमें हम लोग मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेंगे। लैम्डा किस चीज़ का डिनोट करता है, स्लेंडरनेस रेशियो का है। नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लैम्डा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो ही है। तो वही जब इस तरह का केस होगा तो 180 प्रोवाइड करेंगे। और जब ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम विंड या अर्थक्वेक फोर्सेस, जब विंड के वजह से या अर्थक्वेक के वजह से, इन दोनों के वजह से जब कोई फोर्स लगेगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स, वैसा फोर्स जो कॉम्प्रेसिव हो, इन दोनों की वजह से जो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा, तो तब के लिए क्या है 250। और भी कुछ चीज़ है वो भी मैं बता देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इन सब की वजह से क्या होना चाहिए कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो
किसी जिस पार्ट पे लग रहा है उस पार्ट पे तो होगा, वो तो अलग बात है, किसी और भी पार्ट पे उस स्ट्रक्चर के स्ट्रेस नहीं उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, 250 अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इतना सिंपली देख सकते हो कि जब विंड या अर्थक्वेक फोर्सेज इस तरह का कुछ फोर्स लग रहा है और वो कंप्रेसिव फोर्स है, तब हम लोग मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेते हैं, 250 लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई मतलब टेंशन मेंबर और ब्रेसिंग बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक फोर्सेज, वैसा मेंबर जो कि टाई मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है और जब उस पर विंड या अर्थक्वेक फोर्स लगा तो उसके वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो गया, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 350 लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जो है ना हम लोग को बस डेटा IS कोड में दिया हुआ है, इसका यूज आपको अनुमान नहीं आएगा, मतलब आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा उसमें ये दोनों केस नहीं आया है। तो ये वाला जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो अगर और न्यूमेरिकल में हो सके बनाऊंगा तो हो सके आए तो वो अलग बात है, क्योंकि अभी मैंने भी बहुत कम ही न्यूमेरिकल बनाया है डिज़ाइनिंग के लिए। मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाया होगा डिज़ाइनिंग का कंप्रेशन मेमोरी के लिए, और क्या। पर 180 जो है आप ये डेटा याद कर लीजिए, ऐसे 250 और 350 भी याद कर लीजिए कि जब विंड और अर्थ को एक फोर्स से जब कॉम्प्रेसिव लोड की तरह बिहेव करे तो 250, और जब टाई मेंबर की तरह बिहेव करे और उसमें विंड और अर्थ दोनों आ जाए, उस तरह का केस अगर कुछ होगा तो उसमें 350 ले लेंगे। और जब डेड लोड और इम्पोज लोड मतलब जो कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से जो होगा वो 180। तो 180, 250 और 350। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। 30 मिनट के लगभग में वीडियो होने वाला है, 27 मिनट का हो चुका है। तो आगे का जो भी पार्ट है वो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।